हेलो। हमने इससे पहले कास्ट आयरन तक पढ़ा था कि कास्ट आयरन के क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। कास्ट आयरन के क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि स्टील के स्लीपर्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम ओल्डेस्ट टू द न्यूएस्ट हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना शुरू करा था। तो सबसे पहले हमारा था वुडन, उसके बाद था कास्ट आयरन, उसके बाद जो हमने स्लीपर्स यूज करने शुरू करे थे वो थे स्टील के। ऐसे कुछ होते हैं, आपको कहीं पे भी आजकल देखने को मिल सकते हैं ऐसे स्टील के स्लीपर्स। ठीक है, ऐसे होते हैं, ये बिल्कुल फ्लैट स्लीपर्स होते हैं और साइड से ये थोड़े से अंदर की तरफ टर्न होते हैं। ये टर्न इसलिए होते हैं ताकि जब हम बलास्ट के ऊपर इन्हें बिछाते हैं, ये पूरा बलास्ट है, बलास्ट के ऊपर इन्हें बिछाएं तो ये अच्छे से उसके अंदर धस जाएं और फिक्स हो जाएं। तो ये जो स्लीपर्स हैं, ये स्लीपर्स हैं स्टील के स्लीपर्स। अब जो स्टील के स्लीपर्स हैं उनकी क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि इट हैज अ वेरी लॉन्गर लाइफ। बाकी किसी भी मटेरियल से अगर हम देखें, भले ही वो वुडन हो, भले ही वो कास्ट आयरन हो, भले ही वो कोई भी और मटेरियल हो, स्टील का जो लाइफ होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इसकी लाइफ 30 to 40 years तक होती है। इसका मतलब कि एक बार अगर आपने स्टील के स्लीपर्स ले डाउन कर दिए हैं तो वो 30 से 40 साल तक एज इट इज ही रहेंगे। उनमें घिसने का या टूटने का डर बहुत कम होता है। नेक्स्ट है कि इट हैज अ वेरी बेटर स्टेबिलिटी। इसका मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया, ये साइड से बिल्कुल कर्व होते हैं, तो ये बलास्ट के अंदर बहुत अच्छे से धस जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं और इसलिए ये बहुत अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट इज इट हैज वेरी लेस डैमेज ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट। क्योंकि ये बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, स्टील के स्लीपर्स हैं, बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, इसलिए जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे इन्हें ट्रांसपोर्ट भी करते हैं या फिर इन्हें अपने ट्रैक पे बिछाते भी हैं तो इनमें टूटने की या फिर क्रैक होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट इज इट इज इजी टू मेंटेन द गेज। जो हमारा गेज है, जो हमारे दोनों ट्रैक्स के बीच का डिस्टेंस है, क्योंकि इसके नीचे के जो स्लीपर्स हैं वो बिल्कुल फिक्स रहते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच का जो गेज है वो एज इट इज मेंटेन रहता है, वो हिलता नहीं है। नेक्स्ट इज इट हैज वेरी सिंपल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। क्योंकि इसका डिजाइनिंग बहुत सिंपल है, इसलिए इसको मैन्युफैक्चर करना उतना ही ज्यादा आसान होता है। नेक्स्ट इज इट हैज अ वेरी हाई स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है जब हमने कोई चीज उसकी लाइफ के बराबर यूज कर ली है, उसके बाद में हम इसको बेचते हैं, हम इसको एक वेस्टेज के रूप में रीसेल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं उसकी स्क्रैप वैल्यू आफ्टर इट्स लाइफ। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टील स्लीपर्स की लाइफ होती है 30 to 40 years, तो आफ्टर यूसेज ऑफ 30 to 40 years जब हम इसको रीसेल करेंगे, क्योंकि ये स्टील है, बहुत अच्छा इसका वेट होता है, तो हमें इसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी मिलती है। तो इट हैज अ वेरी हाई स्क्रैप वैल्यू। देन दे आर नॉट अटैक्ड बाय एनी वर्मिन। वर्मिन का मतलब होता है जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, दीमक होती है, उनको हम कहते हैं वर्मिन। क्योंकि स्टील एक हाईली अफेक्टेड मटेरियल है, या हम इसे कहें हाईली रेजिस्टिव मटेरियल है, तो इसके ऊपर किसी भी तरह के इंसेक्ट्स के या फिर जो हमारी दीमक होती है उनके बग्स जो होते हैं उनके अटैक्स नहीं हो पाते हैं। इट इज वेरी मच प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वर्मिन्स अटैक। देन दे आर नॉट ससेप्टेबल टू द फायर हजार्ड। क्योंकि स्टील है, दे आर नॉट द good conductor of fire and they doesn't catch fire easily। इसलिए अगर यहाँ पे कोई भी हमारे ट्रैक पे आग लग जाती है तो स्टील स्लीपर्स का कुछ भी नुकसान नहीं होता है और उस फायर को वो रोकने में ही काम आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं उनके डिसएडवांटेजेस की, कि स्लीपर जो स्टील स्लीपर्स है उनके डिसएडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट वन, इट इज वेरी लायबल फॉर कोरोजन। स्टील है, जैसे ही बारिश होती है, जैसे आप इन ट्रैक्स पे देख सकते हो बहुत सारे ऐसे स्लीपर्स आपको मिल जाएंगे जिनमें कोरोजन लगना स्टार्ट हो गया है। तो क्योंकि स्टील है, बारिश होती है, धूप होती है, एटमॉस्फेयर में रहते हैं, ओपन रहते हैं, तो उसमें कोरोजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, इट इज नॉट फिट फॉर ट्रैक सर्किटेड एरिया एज इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
इसलिए उसमें कोई भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक हम ट्रैक उसमें फिट नहीं कर सकते। हम कोई भी उसमें मेट्रोज या फिर इलेक्ट्रिक ट्रेन जिसमें कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें ऑन द ट्रैक्स, हम ये सब नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज इट डेवलप्स क्रैक एट रेल सीट ड्यूरिंग सर्विस। इसका मतलब है कि जब हम इस स्लीपर की सर्विसिंग के लिए जाते हैं या फिर हम इसका इंस्पेक्शन करते हैं, और ये जो इनकी कीज होती हैं, कीज का मतलब होता है कि जो हमने उसको फिक्स करने के लिए हमने चीजें लगाई हैं, हुक्स हैं या फिर कीज हैं, चेयर्स हैं, ये सारी चीजें, इनको हम कहते हैं कीज। तो जब हम मेंटेनेंस प्रोसेस में जाते हैं और इनको जब हम टाइटली फिक्स करते हैं तो इसके कारण हमारे स्लीपर्स में क्रैक्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ स्टील स्लीपर इज मोर देन दैट ऑफ टिम्बर स्लीपर्स। अगर हम टिम्बर स्लीपर से इनका हम कंपैरिजन करें तो ये टिम्बर से बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि स्टील अपने आप में ही बहुत महंगा एक मटेरियल होता है। उससे फिर हम अपने स्लीपर्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ये टिम्बर स्लीपर से बहुत ज्यादा महंगे पड़ते हैं। देन फिटिंग्स रिक्वायर्ड आर ग्रेटर इन नंबर एंड डिफिकल्ट टू मेंटेन एंड इंस्पेक्शन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम इनको स्टील स्लीपर्स को बहुत सारे, ये इतने सारे हमने कीज लगा रखी हैं या फिर इतने सारे हमने उसमें हुक्स लगा रखे हैं, तो इन सब से हम इनको अटैच करके रखते हैं। क्योंकि स्टील स्लीपर्स बहुत ज्यादा लाइट वेटेड होते हैं, तो इनके ऊपर जो हम रेल्स कनेक्ट करते हैं उसमें बहुत ज्यादा हमें कनेक्टर्स की जरूरत होती है, फिटिंग्स की जरूरत होती है, और ये डिफिकल्ट टू मेंटेन भी होते हैं। ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर होता है ऑफ स्टील स्लीपर। ये साइड से थोड़े से कर्व्ड होते हैं ताकि वो बलास्ट में अच्छे से फिक्स हो जाए ऐसे, और बीच से ये थोड़े से इंक्लाइंड होते हैं। ये इंक्लाइंड इसलिए होते हैं ताकि इनके ऊपर से जब हम रेल बिछाएं तो वो उसके पाथ में ना आए, वो थोड़े से इंक्लाइंड होते हैं। देखिए ये कुछ स्टील के स्लीपर्स हैं, ये साइड में आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल साइड में कर्व्ड है, जो कि मिट्टी में अच्छे से धंस चुके हैं, तो ये बहुत अच्छे से उसमें फिक्स हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम कॉन्क्रीट स्लीपर्स की। कॉन्क्रीट स्लीपर्स जो हम आजकल यूज कर रहे हैं, ये आज के जमाने का है। सबसे पहले हमने वुडन यूज करा, उसके बाद हमने कास्ट आयरन यूज करा, उसके बाद हमने स्टील यूज करा। आजकल जो हम यूज करते हैं वो होता है कंक्रीट का। तो ये न्यूएस्ट फॉर्म है ऑफ स्लीपर जो हम आजकल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके कुछ एडवांटेजेस, ये आपने देखा ही होगा, ये दिखने में कुछ ऐसे होते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस, अच्छा उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ये कंक्रीट स्लीपर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको दो ये ग्रूव्स दिखाई दे रहे होंगे। ये ग्रूव्स हम यूज करते हैं अपनी पटरी को इसके ऊपर फिक्स करने के लिए। इन ग्रूव्स को हम यूज करते हैं अपनी पटरी को इसके ऊपर फिक्स करने के लिए। अब आते हैं इनके एडवांटेजेस क्या हैं। इनके एडवांटेजेस, सबसे पहला है कि इट हैज अ वेरी लॉन्गर लाइफ, मतलब इट हैज अ लाइफ ग्रेटर देन द स्टील स्लीपर्स लाइफ। स्टील के जो स्लीपर्स होते हैं वो 30 to 40 ईयर्स तक चलते हैं, लेकिन अगर हम कंक्रीट की बात करें तो इनकी लाइफ सबसे ज्यादा होती है, इनकी लाइफ होती है 40 to 60 ईयर्स। ये सालों साल, अगर आपने एक बार इनको बिछा दिया है, लेट डाउन कर लिया है, तो ये आराम से 60 साल या उससे ज्यादा तक भी चल सकते हैं। इट हैज अ वेरी बेटर स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि दे आर हेवी इन वेट, इनका वेट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आप इनको जहां रख देते हैं ये वहीं पर रहते हैं, अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, और इसलिए ये बहुत अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। इट हैज लेसर डैमेज ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, इनको हम आराम से हैंडल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कंसाइज होते हैं, छोटे होते हैं, तो इनको ट्रांसपोर्टेशन करने में भी हमें ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। देन इजी टू मेंटेन गेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसका रीजन मैंने आपको अभी बताया कि इसमें हम ग्रूव्स दे के रखते हैं, इसमें हम ऐसे ग्रूव्स दे के रखते हैं। दिस वन, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें हम ऐसे ग्रूव्स दे के रखते हैं, इनके ऊपर हम पटरियों को फिक्स कर देते हैं। तो इसलिए उन पटरियों के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसे हम गेज कहते हैं, वो इजीली मेंटेन हो जाता है, क्योंकि वो आसानी से फिक्स रहते हैं। जब वो फिक्स है, वो हिलते ही नहीं, तो हमारा गेज आराम से मेंटेन रहता है थ्रू आउट द रेलवे लाइन। देन नो चांसेस ऑफ डैमेज बाय फायर और कोरोजन, क्योंकि ये कॉन्क्रीट है, इसमें कोरोजन होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हैं, होता ही नहीं है।
सेकेंड वन इज इट इज वेरी बैड कंडक्टर ऑफ फायर, तो इसलिए अगर फायर भी होती है या फिर कोई और हजार्ड भी होता है तो ये उसको आसानी से रोक सकता है। नेक्स्ट वन इज इट हैज नो पॉसिबिलिटी ऑफ थेफ्ट, इसको चोरी करने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि इसका वेट बहुत ज्यादा होता है, तो नो वन कैन इजीली हैंडल इट, कोई भी इसको आसानी से उठा के नहीं ले जा सकता है। ऊपर से ये स्लीपर्स के साथ में फिक्स होते हैं तो ये आसानी से निकल भी नहीं सकते, इसलिए इनको चोरी करने के चांसेस उतने ही कम होते हैं। नो चांसेस ऑफ गेज वाइडनिंग, जैसे स्टील में होता था या कास्ट आयरन में होता था, उसमें हमने स्लीपर्स लेट कर दिया, उसके ऊपर रेल हमने बिछा दी, जैसे ही उनके ऊपर से ट्रेन जाती थी तो वो उनकी वाइब्रेशन से वो धीरे धीरे हिल के हमारा गेज थोड़ा सा और चौड़ा हो जाता था। लेकिन इसमें क्योंकि हम रेल्स को इनके ऊपर बिल्कुल फिक्स रखते हैं तो इसलिए इसमें गेज वाइडनिंग के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। देन दे आर नॉट अटैक्ड बाय वर्मिन और नेचुरल डिके, इनके ऊपर कोई भी नेचुरल डिके जैसे सड़न होती है, गलन होती है, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, दीमक लग जाती है, इसमें ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती है, कोई नेचुरल डिके नहीं हो सकता है, कोई वर्मिन अटैक नहीं हो सकता है। Then there is no difficulty in track circuiting, क्योंकि कंक्रीट है, इट इज वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हम इसके ऊपर से कोई भी इलेक्ट्रिक फिटिंग या इलेक्ट्रिक सर्किट भी इसके ऊपर से लगा सकते हैं। जो भी हम ट्रेन इनके ऊपर से ले जाएं, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना चाहें स्लीपर्स में तो भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं। अब अगर हम इनकी बात देखें कि इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी होता है तो इसको एक जगह से दूसरी जगह पे रखना थोड़ा सा टीडियस काम हो जाता है, क्योंकि ये स्लीपर्स बहुत ज्यादा भारी होते हैं, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पे उठा के इसे रखना है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट काम हो जाता है। देन नेक्स्ट इज डैमेज इज वेरी हैवी इन केस ऑफ डीरेलमेंट, अगर हम किसी भी मिस हैपनिंग में अगर हमारी जो ट्रेन है वो पटरी से नीचे उतर जाती है तो उसके कारण, क्योंकि ये स्लीपर्स बहुत ज्यादा भारी होते हैं, बहुत हैवी होते हैं, तो उसके कारण हमारी ट्रेन्स में डैमेज बहुत ज्यादा हो सकता है, हमारी ट्रेन्स टूट सकती हैं, जो उसमें लोग बैठे हैं उनको ज्यादा चोट आ सकती है क्योंकि हमारे स्लीपर्स बहुत ज्यादा भारी हैं। नेक्स्ट इज इट हैज नो स्क्रैप वैल्यू, जब इसकी पूरी लाइफ के बाद आफ्टर 60 इयर्स या आफ्टर 40 इयर्स अगर आप इसको रीसेल भी करते हो तो आपको बिल्कुल भी रीसेल वैल्यू इसकी नहीं मिलेगी क्योंकि ये सिर्फ एक वेस्ट मटेरियल होके रह जाता है। देन नॉट सुटेबल फॉर मैनुअल पैकिंग, ये इतने भारी होते हैं कि इनको आप उठा के हाथों से उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं रख सकते हो, इसके लिए आपको क्रेन्स की या फिर और मशीन्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। देन नेक्स्ट इज दे डैमेज द बॉटम एज ड्यूरिंग द पैकिंग, अगर इनका जब हम एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रेन और एनी अदर लिफ्टिंग मशीन, तो क्योंकि ये इतने हैवी होते हैं और इनके साथ अगर मिस हैंडलिंग हो गई तो ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि अपने वेट के कारण ही ये जैसे ही नीचे गिरेंगे तो ये टूट जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो हमारे कुछ जो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर्स होते हैं वो देखने में कुछ ऐसे होते हैं, वो बीच से थोड़े से पतले होते हैं, इनका बीच का जो विड्थ है वो कम है और साइड से बहुत ज्यादा चौड़े होते हैं जहां पे हम अपनी रेल्स को फिक्स करते हैं। ये कुछ फोटोज हैं ऑफ द कंक्रीट स्लीपर्स, ये आपने नॉर्मली किसी भी ट्रेन में आजकल तो आप नए नए ट्रैक जैसी देखेंगे वहां पे कंक्रीट स्लीपर्स ही आपको मिलेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बलास्ट, हमने अब तक रेल्स के बारे में पढ़ा, ये जो पटरियां होती हैं इनको कहते हैं हम रेल्स, इनके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्या क्या फंक्शनिंग्स होती हैं, कितने तरह के होते हैं, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने ये जो लॉन्गिट्यूडनल पार्ट होता है इसको हम कहते हैं स्लीपर्स, ये हमने पढ़ा कि कितनी तरह के होते हैं, कौन कौन सा यूज करते हैं, सबसे पहले कौन सा यूज करते थे, उनकी क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं जिसके कारण हमने उन्हें यूज करना बंद कर दिया था। अब नेक्स्ट जो मटेरियल है दैट इज दिस बलास्ट, ये जो आपको गिट्टियां दिखाई दे रही हैं, जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कहते हैं बलास्ट। नाउ ये कुछ दिखने में ऐसे होते हैं। अब आती है बलास्ट की बारी कि बलास्ट क्या होते हैं। तो बलास्ट की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो इट इज अ लेयर ऑफ ब्रोकन स्टोन, ग्रेवल, मूरम और एनी अदर ग्रिटी या सैंडी मटेरियल। इसका मतलब कि ये एक लेयर होती है जो कि किससे बनी होती है,
या तो टूटे हुए पत्थरों से बनी होती है, या फिर जो गिट्टी आती है बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ के बनाई जाती है वो, या फिर जो मूरम आता है जैसे ईंट का जो चूरा होता है उससे हम बनाते हैं वो, या फिर कोई सैंडी मटेरियल, रेत वगैरह अगर हम यूज करते हैं तो इन चारों में से कोई एक भी चीज की हम एक लेयर बनाते हैं पैक्ड बिलो एंड अराउंड द स्लीपर्स, स्लीपर्स के आसपास और स्लीपर्स के नीचे, टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड फ्रॉम द स्लीपर्स टू द फॉर्मेशन। इसका मतलब जो भी हमारे स्लीपर्स हैं, स्लीपर्स के नीचे और उसके आसपास हम पूरा बलास्ट बिछा के रखते हैं ताकि इसके ऊपर कोई भी लोड आए वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए टू द बलास्ट, सारा लोड बलास्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और उसके बाद वो अल्टीमेटली सॉइल में लोड चला जाए। ठीक है, इट प्रोवाइडिंग द ड्रेनेज एज वेल एज, ये जैसे बारिश हुई या कहीं से भी पानी आ गया रेलवे ट्रैक पे तो ये ड्रेनेज के लिए भी बहुत अच्छा होता है, एज वेल एज गिविंग द लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्टेबिलिटी। ये हम एक लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए हम बलास्ट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज, सबसे पहला फंक्शन है इट प्रोवाइड अ लेवल एंड हार्ड बेड फॉर स्लीपर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जैसे मान लीजिए हमारा बलास्ट है पूरा नीचे तक और इसके ऊपर हमने स्लीपर्स बिछाए हैं और उनके ऊपर हमने रेलवे ट्रैक अपना बिछाया है। ठीक है, तो ये रेल्स स्लीपर्स के साथ में फिक्स होती हैं बाय एनी नट बोल्ट्स या चेयर्स, इनको हम फिक्स करके रखते हैं। बट जो स्लीपर्स हम बलास्ट के ऊपर रखते हैं वो फिक्स्ड नहीं होती हैं, वो बस अपने वेट के कारण रखी जाती हैं। तो ये जो एक बलास्ट का फंक्शन है, मेन फंक्शन ये है कि ये एक स्लीपर के लिए एक नेचुरल और हार्ड बेड प्रोवाइड कराता है, एक लेवल्ड और हार्ड बेड प्रोवाइड कराता है जिसके ऊपर हम आसानी से अपने स्लीपर्स को बिछा सकते हैं। नेक्स्ट इज इट होल्ड्स द स्लीपर्स इन पोजीशन। ये स्लीपर्स को पोजीशन में अपने होल्ड करके रखता है, उसे अपनी जगह से हिलने नहीं देता है। जैसे गिट्टी है, गिट्टी के ऊपर जैसे ही आपने कोई भी स्लीपर रखा है तो उसको वो होल्ड करके रखता है ताकि वो अपनी जगह से ना हिले। अगर स्लीपर्स अपनी जगह से नहीं हिलेंगे तो रेल्स भी हमारी अपनी जगह पे ही रहेंगी। नेक्स्ट जो है दैट इज इट ट्रांसफर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट लोड टू वाइडर एरिया। जैसे ही इसके ऊपर कोई लोड आता है, रेल के ऊपर आता है, फिर स्लीपर के ऊपर आता है, स्लीपर अल्टीमेटली बलास्ट के ऊपर अपना लोड ट्रांसफर करती है। तो जैसे ही इसके ऊपर कोई लोड आता है वो नीचे सॉइल में ट्रांसफर कर देता है टू अ वाइडर एरिया। जैसे जैसे नीचे बढ़ता जाता है उसका एरिया बढ़ता ही चला जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें इट प्रोवाइड इलास्टिसिटी एंड रेजिलियंस टू द ट्रैक। अपने ट्रैक में जैसे इसके ऊपर से कोई भी ट्रेन जाती है तो उसमें शॉक्स एंड वाइब्रेशंस लगते हैं। उन शॉक्स एंड वाइब्रेशन से बचने के लिए ये पूरे ट्रैक को इलास्टिसिटी और रेजिलियंस प्रोवाइड कराता है ताकि जो भी उसके ऊपर लोड आए वो इक्वली नीचे ट्रांसफर हो जाए और जिसके कारण हमारी स्लीपर्स और रेल्स टूटे नहीं, वो अपने फंक्शन पे ही रहे। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्टेबिलिटी। ये पूरे ट्रैक को एक लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है ताकि वो अपनी जगह से हिले नहीं, उसका गेज मेंटेन रहे, जो भी हमने उसके ऊपर स्लीपर्स रखे हैं वो मेंटेन रहे। इट प्रोवाइड इफेक्टिव ड्रेनेज। अगर बारिश का सीजन है या आसपास कोई नदी है जिसके कारण वहां पे पानी आ गया है तो ये एक प्रॉपर ड्रेनेज प्रोवाइड कराता है ताकि जितना भी पानी है वो ट्रैक पे जमा ना हो और इसके थ्रू बाहर निकल जाए। The next is it maintain the level and alignment of the track. ये पूरे ट्रैक का एक लेवल मेंटेन करके रखता है ताकि हमारे जो ट्रेन है उसमें ज्यादा जर्क ना लगे, जो उसमें लोग बैठे उनको ज्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। नेक्स्ट, अब हम बलास्ट की रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि उसके फंक्शंस क्या हैं। अब इन फंक्शंस को पूरा करने के लिए हमें बलास्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए ताकि वो उन फंक्शंस को फुलफिल कर पाए। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इट शुड बी टफ एंड शुड नॉट क्रम्बल अंडर हेवी लोड। इसका मतलब है कि जो भी पत्थर हम यूज कर रहे हैं, जिस भी तरह का हम पत्थर यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा टफ होना चाहिए
बहुत ज्यादा कठोर होना चाहिए, उसमें वियर एंड टियर नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज उसके ऊपर से कोई भी लोड जाए, उसके ऊपर कोई भी लोड की ट्रेन जाए, भले ही वो पैसेंजर ट्रेन हो, भले ही वो कोई गुड्स ट्रेन हो, किसी भी तरह की ट्रेन हो, वो उस हैवी लोड के अंदर क्रश ना हो जाए, चूरा चूरा ना हो जाए। जैसे पत्थर के ऊपर आपने कोई लोड डाला तो वो टूट के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, चूरे हो जाते हैं, तो इसलिए वो क्रम्बल ना हो अंडर हैवी लोड्स। ठीक है। सेकेंड वन इज इट शुड बी ऑफ क्यूबिकल शेप और एंगुलर शेप विद शार्प एजेस। उसकी जो शेप है या तो वो क्यूबिकल होनी चाहिए या फिर वो एंगुलर होनी चाहिए जिसकी एजेस शार्प हो। इसलिए ऐसा कहा गया है क्योंकि अगर बिल्कुल सर्कुलर होगा तो सर्कुलर, हमने इससे पहले भी पढ़ा होगा किसी सब्जेक्ट में कि सर्कुलर अगर हम सारे पत्थर रखेंगे तो उसमें वॉइड्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जितना एक शेप में होंगे उतनी ज्यादा उसमें वॉइड्स बढ़ जाएंगे। इसलिए इनकी शेप सर्कुलर नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी क्यूबिकल और एंगुलर शेप। नेक्स्ट इज इट शुड बी एबल टू नॉन पोरस और नॉन वाटर एब्जॉर्बेंट मटेरियल ऑफ बलास्ट। इसका मतलब कि जो भी हम इसमें बलास्ट में मटेरियल यूज कर रहे हैं वो नॉन एब्जॉर्बेंट या फिर नॉन वाटर एब्जॉर्बिंग होना चाहिए। इसका मतलब अगर इसके ऊपर बारिश का पानी भी आता है तो ये बारिश के पानी को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, बारिश के पानी को ड्रेन आउट कर देना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए, वो खुद पानी को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज इट शुड नॉट मेक द ट्रैक डस्टी और मडी। ऐसा हम पत्थर यूज ना करें कि जैसे ही उसके ऊपर से कोई ट्रेन जाए वो चूरा चूरा हो जाए और पूरा डस्ट हमारे ट्रैक पे आ जाए और हमारा ट्रैक दिखाई ना दे कि हमारा ट्रैक है कहाँ। तो इसलिए जो भी हम बलास्ट यूज कर रहे हैं वो ऐसा यूज करना चाहिए कि हमारे ट्रैक को वो डस्टी या मडी ना करें। जैसे मैंने आपको एक ये फोटो दिखा रही हूँ, इस फोटो में क्योंकि आसपास हमारे पास बलास्ट अवेलेबल नहीं है तो हमने सैंड पार्टिकल्स यूज करे हैं एज अ बलास्ट। अब इससे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे पूरा ट्रैक हमारा सैंडी और मडी हो गया और हमारा ट्रैक दिखाई नहीं दे रहा है। तो ट्रैक को साफ करने के लिए फिर ये मशीन हमें प्रोवाइड करानी पड़ती है। तो जो हमारा बलास्ट का मटेरियल है वो ऐसा होना चाहिए कि हमारा ट्रैक बिल्कुल क्लियर हो, वो दूर से ही ट्रैक हमें दिखाई दे, तो ट्रैक को डस्टी या मडी ना कर दे। नेक्स्ट इज इट शुड ऑफर रेजिस्टेंस टू एब्रेशन एंड वेदरिंग। एब्रेशन और वेदरिंग का मतलब होता है घर्षण। जब दो पत्थर आपस में घिस रहे हैं तो वो थोड़ा सा टूट जाते हैं, तो हमें ऐसा पत्थर यूज नहीं करना चाहिए जो आपस में घिस के थोड़ा सा टूट जाए या फिर बारिश से, धूप से उनमें कुछ कैविटीज क्रिएट हो जाए। एब्रेशन का मतलब है कि वो आपस में घिस के टूटे नहीं। वेदरिंग का मतलब है कि आउटर जो वेदर है उनसे उस पे कोई असर ना पड़े। धूप हो रही है, बारिश हो रही है, ठंड हो रही है, किसी भी वेदर चेंज से हमारे बलास्ट पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट इज इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी केमिकल रिएक्शन विद रेल्स और स्लीपर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी हम बलास्ट यूज कर रहे हैं, जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, इट शुड बी नॉन रिएक्टिव। जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं इट शुड बी नॉन रिएक्टिव। ऐसा हमें बलास्ट यूज नहीं करना है जो कि रेल्स और स्लीपर्स के साथ में केमिकली रिएक्ट कर जाए और हमारी रेल्स को और स्लीपर्स को वो धीरे धीरे डिके करना शुरू कर दे। तो ये हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो भी हम बलास्ट के लिए मटेरियल यूज कर रहे हैं, भले ही वो हम गिट्टी यूज कर रहे हैं, भले ही रेत यूज कर रहे हैं, भले ही मूरम यूज कर रहे हैं, किसी भी तरह का हम रिक्वायरमेंट यूज कर रहे हैं किसी भी तरह का हम बलास्ट यूज कर रहे हैं तो ये उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। जैसे इट शुड बी टफ, it should not crumble, it should have a cubical shape, it should be non-porous, ट्रैक को डस्टी और मडी ना कर दे, it should be resistance to abrasion or weathering and should be non-reactive। तो ये हमारी कुछ 6 रिक्वायरमेंट्स हैं। अब बात करते हैं आगे की रिक्वायरमेंट्स की। तो आगे की रिक्वायरमेंट्स है कि इट शुड प्रोवाइड गुड ड्रेनेज सिस्टम। जो हमने ट्रैक पे, जैसे ये रेलवे ट्रैक है, उसके नीचे हमने पूरा बलास्ट बिछा रखा है और इसमें बारिश का कोई भी पानी आए तो वो ड्रेनेज प्रॉपर्टी जो है हमारी वो सिर्फ बलास्ट ही देता है। जितना भी पानी है वो आसानी से बाहर निकल जाए, ड्रेन आउट हो जाए, ताकि ट्रैक पे पानी जमा ना हो जिसके कारण हमारा ट्रैक खराब ना हो। Okay, next is the size of the stone. This is the most important part.
जो साइज है हमारे स्टोन बलास्ट का वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए फॉर वुडन स्लीपर्स, 4 सेंटीमीटर होना चाहिए फॉर मेटल स्लीपर्स एंड 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए ऑन टर्नआउट्स एंड क्रॉसओवर्स। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, टर्नआउट्स का मतलब होता है जब हमारा ट्रैक टर्न करता है एंड क्रॉसओवर्स का मतलब होता है जब हमारा ट्रैक एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करता है। तो ऐसी जगह पे हमें स्टोन बलास्ट की जरूरत थोड़ी सी कम पड़ती है। तो ऐसे में स्टोन बलास्ट के उन्होंने अलग अलग साइजेस बताए कि कहाँ पे हमें कितना साइज का बलास्ट यूज करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज इट शुड बी चीप एंड इकोनॉमिकल। एक सिविल इंजीनियर के पास में एक जो बेसिक चीज होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, इट शुड बी चीप एंड इकोनॉमिकल, क्योंकि किसी के पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो अंधाधुन खर्च कर सके। तो जो भी हम चीज यूज कर रहे हैं इट शुड गिव द मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द मिनिमम मनी। तो वो हमें मैक्सिमम बेनिफिट दे और हमें पैसे कम से कम खर्च करने पड़े, यही एक अच्छे सिविल इंजीनियर की पहचान होती है। तो इसलिए जो भी हम बलास्ट यूज कर रहे हैं इट शुड बी वेरी चीप एंड वेरी इकोनॉमिकल। नेक्स्ट वन इज अगर शॉर्ट में हम कहें कि हमें बलास्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो शॉर्ट में हमारे पास बलास्ट की रिक्वायरमेंट्स है, इट शुड फुलफिल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेंथ, वो टफ होना चाहिए, स्ट्रेंथफुल होना चाहिए, क्लीन एबिलिटी कि वो ट्रैक को साफ रखना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी सालों साल तक चलना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम उसे हर 4-5 साल में ट्रैक हटा के फिर से चेंज कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिकल नहीं पड़ेगा। इकोनॉमिकल वो सस्ता होना चाहिए एंड स्टेबल, कि उसके ऊपर जो भी हम ट्रैक बिछा रहे हैं वो उसे स्टेबल रखें। नेक्स्ट अब आते हैं टाइप्स, कितनी तरह के होते हैं बलास्ट के, क्या क्या टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है ब्रोकन स्टोन, बड़े बड़े पत्थर को हम छोटे छोटे पार्ट्स में काट देते हैं। सेकेंड वन इज सैंड। थर्ड वन इज बलास्ट फर्नेस स्लैग, जो कि एक वेस्ट मटेरियल है। जब हम आयरन को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें से जो बचा हुआ कचड़ा होता है उसको हम कहते हैं स्लैग। उस ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को, वो क्योंकि पत्थर की शेप में होता है, उसको भी हम एज अ बलास्ट यूज कर सकते हैं। फ्री है क्योंकि वो एक कचड़ा है, उसको फेंकने की बजाय हम उसे यूज कर लेते हैं। देन सॉफ्ट एग्रीगेट जैसे मूरम या ग्रेवल। सॉफ्ट मूरम का मतलब होता है जो हमारी ईट है उसको हम तोड़ तोड़ के जो यूज करते हैं, या फिर हमारी 4th क्लास या 3rd क्लास ब्रिक्स को हम यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं मूरम। देन नेक्स्ट इज कंकड़, जो कि एक लाइमस्टोन जैसा होता है। कंकड़ बहुत सॉफ्ट मटेरियल होता है। एंड लास्ट वन इज ब्रिक बलास्ट, जो कि 1st क्लास एंड 2nd क्लास ब्रिक्स को हम छोटे छोटे पार्ट्स में काट रहे हैं उसमें हम यूज करते हैं। अब हम इनका एलोबरेटेड रूप में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो बलास्ट का टाइप है दैट इज ब्रोकन स्टोन। ब्रोकन स्टोन नॉर्मली इंडिया में बहुत ज्यादा यूज होता है। जनरली अगर आप कहीं पे भी देखो तो जो गिट्टी होती है वो ब्रोकन स्टोन ही होती है। इसको हम बनाते हैं फ्रॉम ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट या हार्ड ट्रैप। ग्रेनाइट जो कि सबसे ज्यादा मजबूत पत्थर माना जाता है, क्वार्ट्जाइट भी माना जाता है। इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और उनको फिर हम एज अ बलास्ट यूज करते हैं। ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है क्योंकि इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। ये बहुत ज्यादा टफ होते हैं तो इनके ऊपर से कितनी भी ट्रेन जाए ये ज्यादा खराब नहीं होते हैं। सेकेंड जो है दैट इज सैंड। सैंड का होता है इट इज चीप एंड प्रोवाइड्स गुड ड्रेनेज। बहुत चीप, बहुत सस्ती होती है। अगर आसपास आपके कोई रेगिस्तान है तो आपको इजीली कहो फ्री में ही वो अवेलेबल हो जाए। गुड ड्रेनेज क्योंकि उसके बीच में इतने सारे वॉइड्स होते हैं कि उसके अंदर से पानी ही निकल जाता है, नॉन एब्जॉर्बेंट होता है, वो पानी को एब्जॉर्ब ही नहीं करता है, तो बहुत अच्छा ड्रेनेज प्रोवाइड कराता है। द बेस्ट सैंड कंसिस्ट ऑफ गुड क्वांटिटी ऑफ फाइन ग्रे एंड सैंड। मतलब अगर हम बात करें बेस्ट बलास्ट की तो उसमें हम गिट्टी, थोड़ी सी गिट्टी और थोड़ा सा सैंड अगर मिक्स कर दें, दोनों को मिक्स करके अगर हम यूज करते हैं तो वो बेस्ट बलास्ट के रूप में आता है। देन इट्स ब्लोइंग इफेक्ट ड्यू टू वाइब्रेशन। सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज है कि जैसे जैसे उसके ऊपर से ट्रेन जाती है आसपास की जो रेत है वो उड़ना शुरू कर देती है, तो इससे हमारे ट्रैक की विजिबिलिटी, कि आगे का ट्रैक हमारा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। नेक्स्ट इज the sand gets into the moving parts and on the track causes heavy wear। सेम जो मैंने अभी आपको बताया, इसकी ब्लोइंग इफेक्ट से कि इतना ज्यादा उड़ने लगती है जैसे इसके ऊपर से कोई ट्रेन जाती है, हवा चलती है, तो ये पूरे ट्रैक पे जमा हो जाती है जिसके कारण हमें ट्रैक दिखता ही नहीं है और उसको फिर हम सही भी नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज द सैंड लेड कवर्ड विद स्टोन ब्रिक्स टू अवॉइड ब्लोइंग इफेक्ट। इस चीज को हम बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे हमने एक बलास्ट बेड बनाया हमने रेत से, उसके ऊपर हम गिट्टी की एक लेयर चढ़ा देते हैं, उसके ऊपर हम मोटे मोटे पत्थरों की या फिर ब्रिक्स की एक लेयर चढ़ा देते हैं जो कि सैंड को उड़ने से रोक सकता है और हमें अपना जो ट्रैक है वो विजिबल दिख सकता है। तो ये कुछ टाइप थे ऑफ द सैंड। देन नेक्स्ट इज बलास्ट फर्नेस स्लैग। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये एक वेस्ट मटेरियल होता है और दिखने में थोड़ा सा पत्थर जैसा ही लगता है, तो इसको भी हम एज अ बलास्ट यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन यार्ड्स एंड साइडिंग। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ये बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए हम इसको सिर्फ यार्ड्स में यूज करते हैं। यार्ड्स हम उस जगह को बोलते हैं जहां पे हमारी ट्रेन और कंपार्टमेंट्स की साफ सफाई होती है, उनका मेंटेनेंस होता है। तो वहां पे बहुत ज्यादा ट्रेन्स इतनी स्पीड में नहीं जाती है, वहां पे केवल ट्रेन्स खड़ी रहती हैं जब उनकी साफ सफाई या फिर हम मेंटेनेंस करते हैं। तो इसलिए वहां पे हम बलास्ट फर्नेस स्लैग यूज करते हैं ताकि उसके ऊपर जो लोड है, जो वाइब्रेशंस है वो थोड़ी सी कम पड़े। देन इट इज यूज्ड एज इनिशियल बलास्ट इन अ न्यू कंस्ट्रक्शन। अगर हम कोई नया ट्रैक बना रहे हैं तो वहां पे हम इसको इनिशियल या सबसे पहले जो हम बलास्ट डालते हैं वहां पे हम बलास्ट फर्नेस का स्लैग डाल सकते हैं, क्योंकि वहां पे नए ट्रैक पे जो नंबर ऑफ ट्रेन्स का आना जाना है वो थोड़ा सा कम रहता है, स्पीड थोड़ी सी कम रहती है, तो वाइब्रेशंस एंड शॉक्स के चांसेस कम होते हैं, इसलिए वो इजिली उसको रेजिस्ट कर सकता है। इट इज चीप एंड इजिली अवेलेबल। चीप एज इन इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि एक ये वेस्ट मटेरियल है, ये आसानी से आपको किसी भी आयरन मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, आयरन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के आसपास मिल सकता है। बट इसके जो मेन डिसएडवांटेज है, इट इज करोसिव एंड हार्मफुल फॉर स्टील स्लीपर्स, क्योंकि ये एक आयरन का ही बाई प्रोडक्ट है, जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है। आयरन के कुछ पार्टिकल्स इसमें रहते हैं, तो इसलिए पानी से, धूप से इसमें बहुत जल्दी कोरोजन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर हमने स्टील स्लीपर्स के नीचे ये वाला बलास्ट यूज करा तो स्टील स्लीपर्स में भी कोरोजन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज मूरम। मूरम होता है कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट एग्रीगेट, जो बहुत ज्यादा कमजोर पत्थर होते हैं उनको हम कहते हैं मूरम। ये लाल जो पत्थर होते हैं या फिर बहुत चिकने पत्थर होते हैं उनको हम कहते हैं मूरम। उनको छोटे छोटे पार्ट्स में अगर हम तोड़ दें तो उनको हम मूरम के रूप में जानते हैं। ऑल्सो यूज्ड एज ब्लैंकेटिंग मटेरियल ऑन ब्लैक कॉटन सॉइल। अगर हम ब्लैक कॉटन सॉइल के ऊपर, जो कि चिकनी मिट्टी होती है, उसके ऊपर अगर हम ट्रैक बिछा रहे हैं तो उसके ऊपर हम मूरम डालते हैं, क्योंकि मूरम बहुत कम रिएक्टिव होता है, पानी को कम एब्जॉर्ब करता है, इसलिए जो भी चिकनी मिट्टी के अंदर पानी है वो मूरम में नहीं आ पाता है। इट इज चीप एंड इजिली अवेलेबल। जो लाल पत्थर होता है वो इजिली अवेलेबल होता है कहीं चट्टानों पे या पथरीले भागों में, तो वहां पे ये इजिली अवेलेबल होता है, वहां पे हम इस मूरम को यूज कर सकते हैं। इसके साथ भी वही प्रॉब्लम है, इट इज हाईली कोरोसिव, और स्टील स्लीपर्स और फिटिंग्स में आप इसे यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें पानी से, धूप से जैसे ही ये कांटेक्ट में आते हैं इसमें करोजन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जैसे इसमें करोजन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर इसके आसपास स्टील के स्लीपर्स हैं तो उसमें भी करोजन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हम बलास्ट यूज कर रहे हैं उसके साइज की। जो हम बलास्ट यूज करते हैं उनका साइज वेरी करता है फ्रॉम 1.9 सेंटीमीटर टू 5.1 सेंटीमीटर। छोटे से छोटा अगर हम बलास्ट यूज कर रहे हैं तो उसका साइज होना चाहिए 1.9 सेंटीमीटर, और बड़े से बड़ा अगर हम पत्थर यूज कर रहे हैं तो उसका साइज होना चाहिए 5.1 सेंटीमीटर। द बेस्ट बलास्ट विच इज दैट विच कंटेन्स स्टोन, जो कि 1.9 और 5.9 सेंटीमीटर के बीच के हों। इसका मतलब कि दोनों साइज के बीच का हम एक साइज निकाल के उसमें मिक्स्ड हम यूज करें। हर साइज का हम उसमें पत्थर डालें, 5.1 का भी डालें, 5 का भी डालें, 4.5 का भी डालें, 4 का भी, 3 का भी, 1.9 तक हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में हर साइज का पत्थर यूज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं बलास्ट। अब जो एग्जैक्ट साइज है कि हम कौन सा साइज का बलास्ट हमें यूज करना है कौन से ट्रैक पे, वो इसमें दिया हुआ है। सबसे पहला है द बलास्ट साइज फॉर वुडन स्लीपर्स। अगर वुडन स्लीपर्स हैं तो उसमें बलास्ट साइज होना चाहिए 5.1 सेंटीमीटर।
स्टील के स्लीपर्स हैं तो उसमें होना चाहिए 3.8 सेंटीमीटर, और अगर स्विचेस या क्रॉसिंग्स हैं जहां पे दो ट्रैक्स आपस में क्रॉस कर रहे हैं तो उसका साइज होना चाहिए 2.54 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि बलास्ट जो हम डाल रहे हैं उसकी डेप्थ हम कैसे निकालते हैं। ओके, थैंक यू।